क्योंकि गुजरात दंगे में कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जलाया गया और 69 लोग उनके साथ जले। सवाल यह पैदा होता है कि उन 69 लोगों को और उनके साथ गुजरात में लगभग 10,000 मुसलमानों की जो हत्या हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या भूत ने, शैतान ने, जिन ने, राक्षस ने? किसने उनकी हत्या की? गुलबर्ग सोसाइटी में आग किसने लगाया? ये तो एक सवाल बना हुआ है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी दूध के धोए हुए बिल्कुल क्लीन है, तो क्या एक ट्वीट करने मात्र से मैं वही ला रहा हूं, मैं जुबैर के पास ला रहा हूं आपको। तो माननीय प्रधानमंत्री जी दूध के धोए हैं, माननीय गृह मंत्री जी गंगा जल से धोए हुए हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन आखिर इतने बड़े दंगे का जिम्मेदार कौन है? माननीय उच्चतम न्यायालय को उन लोगों को तो चिन्हित करना ही चाहिए था। देश में इतने बड़े दंगे को यह कहकर दबा दिया जाना कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और उसका उदाहरण स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस बयान से दे देना कि बड़ा पेड़ जब गिरेगा तो जो है धरती डोलेगी, ये कहकर उस सच्चाई पर पर्दा डाला जाता। डर की कुछ पुराने ट्वीट की वजह से जो गिरफ्तारियां की गई हैं, बताया जाता है कि मामला कुछ और था और किसी और मामले की वजह से उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। आज के हालात जो चल रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जुबैर एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई ऐसे मामले होंगे जिसकी निष्पक्षता को लेकर के सामने लेकर आया, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ राय देना चाहिए? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोगों को पता है, कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये। और हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय रमन्ना जी का एक लेख छपा है बड़े अखबार में, जिसमें कहते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही दुनिया में कायम रह सकती है शांति। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही दुनिया में कायम रह सकती है शांति। ये हमारे उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का कथन है। और उस पूरे लेखनी को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी जीवनी का जिक्र किया है और बताया है कि एक साधारण किसान परिवार से मैं आता हूं, और ये भारतीय लोकतंत्र का कमाल है, ये भारतीय संविधान का कमाल है कि मैं भारत के इस बड़े पद पर आज आसीन हूं। अभी जो कुछ हो रहा है इस देश में, केवल खतरा पत्रकारिता को नहीं है। कोई पत्रकार, आप जुबैर पहला नहीं है जिसको असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। मैं शब्द असंवैधानिक इस्तेमाल कर रहा हूं। इससे पहले आपको याद होगा किसान आंदोलन में पत्रकारों के साथ जो कुछ हुआ, उससे पहले CA/NRC के समय में भी पत्रकार ही जो है आंदोलन के भेंट चढ़ गए थे। कई पत्रकारों को उस समय भी पुलिस ने अपमानित किया और कईयों को गिरफ्तार किया। तो ये सिलसिला लगातार। बिहार से अभी एक दृश्य आया था, जब अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल के पत्रकार को धक्के मारकर बाहर कर रही थी। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसे कई वीडियो लगातार आ रहे हैं जहां पुलिस स्वयं पत्रकार को धक्के मारती है, मोबाइल छीनती है, उसके कैमरे को छीना जाता है और उससे वीडियो डिलीट करवाया जाता है बाय फोर्स। कई बार ऐसा होता है और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह देखने को मिला है कि जो मैंने साधारण पत्रकार अपने आप को कहते हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं या वेब पोर्टल्स चलाते हैं, उनको पुलिस उठाकर थाने तक लेकर गई है और थाने में उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। ये भी पक्की खबरें हैं। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, खूबसूरती इसकी ये है कि यहाँ सबको पूर्ण स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसके बावजूद अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही अगर हमला होता रहे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। लेकिन क्या सरवर साहब, आपको ये नहीं लगता है कि जुबैर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के हालात में तो सच्चाई जो खबर होती है उससे कहीं ज्यादा जो फेक न्यूज होती है वो ज्यादा स्प्लिट होती है। देखिए, आपको नहीं लगता है कि इनका मैं आपने सवाल आपका समझ गया। अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो या वेब पोर्टल्स हो, वेबसाइट हो, लगभग 60 से 70% खबरें फैब्रिकेटेड और ये कहें कि किसी विचारधारा से प्रभावित फर्जी खबरों को परोसा जा रहा और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से परोसा जा रहा। ऐसे में
अगर रूल और रेगुलेशन की बात करते हैं, अगर नियम की बात करते हैं और देश के हित की अगर बात करते हैं, जहां राष्ट्रीयता की बात आती है, चूंकि जुबैर की गिरफ्तारी में इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है कि आप सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं या आपके इस तरह के कारनामे से, जबकि जुबैर ने फैक्ट जो है चेक करने का काम किया है। जुबैर ने न्यूज का ऑपरेशन किया है कि जो लोग फर्जी खबर चलाते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज जिनका है, उसको हम माना पब्लिक के सामने ओपन कर देंगे उसका चेहरा। अब तक जुबैर जो है इसी नाम से जाना गया था कि वो न्यूज का ऑपरेशन कर दिया करता था, वो फैक्ट चेक करता था। तो अब इसका मतलब है कि सरकार सच से ही घबरा रही है। इसका मतलब है कि कोई पत्रकार यदि झूठे न्यूज को उसका खुलासा अगर कर देगा, फैब्रिकेटेड न्यूज को अगर पब्लिक के सामने रखेगा, तो गोया कि उसकी जगह जेल हो जाएगी। ये लोकतंत्र में एक काला धब्बा कहा जाएगा। ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और सरकार में बैठे लोग बार बार आपातकाल का जिक्र करते हैं, जब भी कभी उनसे पुलिस के बर्बरता, पुलिस के असंवैधानिक और अमानवीय कृत्यों पर घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, तो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आपातकाल का जिक्र करते हैं जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में आया था। लेकिन आज मैं जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं आप लोगों के सामने कि आज अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। जिस आपातकाल को बदनाम किया जाता है, जो कुछ महीने तक था, बाद को स्थितियां बिल्कुल बदली, लेकिन आज कई वर्षों से अघोषित आपातकाल है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जंतर मंतर पर अक्सर कवर करने जाते थे, कई वर्षों से आप जा रहे हैं। आप ईमानदारी से क्यों नहीं बताते कि जंतर मंतर को किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया? जंतर मंतर को हम कोप भवन कहते हैं धार्मिक शब्दों में, जहां भारत के वो लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, जिनकी आवाजें कहीं नहीं सुनी जाती है, वो सरकार से गुहार लगाने जंतर मंतर आता। आपने जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन को अघोषित बंद कर रखा, हालांकि घोषणा नहीं की आपने। सर्वर एक सवाल है, सवाल यह है कि इसी बीच जो है अभी हाल ही में माफी चाहता हूं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, निजी चैनल से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि कभी भी हमारा जो है मीडिया के कामों में जो दखल अंदाजी करने का हमारा कोई मतलब ड्यूटी नहीं है। आप माननीय गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय की बात की थी, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की। मुख्य न्यायाधीश महोदय का मैंने हवाला दिया। अभी जो फैसले आए हैं गुजरात को लेकर, ज़किया जाफरी को लेकर, मामला वहां से असल है। ये जुबैर की गिरफ्तारी का भी लिंक वहीं से है, चूंकि ये एक ऐसा फैसला था जिस पर बहस होनी थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लंबी चर्चा भी होनी थी, क्योंकि गुजरात दंगे में कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जलाया गया और 69 लोग उनके साथ जले। सवाल ये पैदा होता है कि उन 69 लोगों को और उनके साथ गुजरात में लगभग 10,000 मुसलमानों की जो हत्या हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या भूत ने, शैतान ने, जिन ने, राक्षस ने? किसने उसकी हत्या की? गुलबर्ग सोसाइटी में आग किसने लगाया? ये तो एक सवाल बना हुआ है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी दूध के धोए हुए बिल्कुल क्लीन है, तो क्या एक ट्वीट करने मात्र से मैं वही ला रहा हूं, मैं जुबैर के पास ला रहा हूं आपको। तो माननीय प्रधानमंत्री जी दूध के धोए हैं, माननीय गृह मंत्री जी गंगा जल से धोए हुए हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन आखिर इतने बड़े दंगे का जिम्मेदार कौन है? माननीय उच्चतम न्यायालय को उन लोगों को तो चिन्हित करना ही चाहिए था। देश में इतने बड़े दंगे को ये कहकर दबा दिया जाना कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और उसका उदाहरण स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस बयान से दे देना कि बड़ा पेड़ जब गिरेगा तो जो है धरती डोलेगी, ये कहकर उस सच्चाई पर पर्दा डाला जाता। दरअसल जिस ज़किया जाफरी के उस पिटीशन पर देश में चर्चा होना था, उसी समय तीस्ता सीतलवार की गिरफ्तारी होती है, और उस गिरफ्तारी के सारे दृश्य आप लोगों ने देखे हैं, दिखाए हैं, और उसके बाद अचानक जुबैर की गिरफ्तारी होती है। जुबैर ने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया है, ये तो पुलिस बता ही नहीं पा रही है, और जिस अपराध को बता रही वो तो अपराध है ही नहीं। सच दिखाना, अगर इस देश में अपराध होने लगेगा,
सच बोलना अगर अपराध होने लगेगा, सच सुनना अपराध होने लगेगा, तो भैया फिर तो झूठ की पूरी बिसात बिछानी पड़ेगी। तो जुबैर की गिरफ्तारी न केवल निंदनीय है, बल्कि पत्रकारिता पर लगाम लगाने का एक प्रयास है। सच्ची पत्रकारिता को या तो रोकने का या सच्चे पत्रकारों को डराने का ये एक प्रयास है। और पत्रकार बंधुओं को चाहिए कि जुबैर के इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा बोलें। मैं दो सवाल एक साथ आपसे पूछ लेता हूं। 2018 में जुबैर जी ने एक जो पोस्ट थी या जो उन्होंने वीडियो बनाई, उसमें ये था कि 2014 से पहले जो हनीमून होटल था उसको हनुमान होटल से उन्होंने उद्घोषित किया, जिससे एक विशेष समुदाय की भावना आहत करने की जो बात थी वो निकल के सामने आई। जो शीतलवाड़ वाला केस है उसमें माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि इन्होंने जानबूझ के मामले को लंबा खींचने के लिए इस प्रकार के झूठे याचिकाकर्ता जो थे उनको, और समय समय पर बयान बदलने की जो चीजें थी वो सामने निकल के आई। जुबैर जी जो फैक्ट चेक करते हैं वो क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अभी जो पुलिस ने आईपीसी लगाई है 153 और 295, उसके अंतर्गत पुलिस ने कहा है कि अशांति फैलाने के लिए जो हमने धारा लगाई है और इससे अशांति फैल सकती थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली के नाक यानी जहां पूरे भारत का न्याय का मंदिर जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और पूरे भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन। संसद भवन के नाक के सामने मंच लगाकर माइक से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह जी भाषण देते हैं, और उस भाषण में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे देश में पूरी तरह से माने भाईचारा खत्म हो जाए, पूरी तरह से शांति खत्म हो जाए अगर उसका जवाब देने के लिए लोग उतर जाए तो। और उसके साथ सुरेश चौहान के होते हैं, उसके साथ 3 और 4 नेता होते हैं। और ये मैंने सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वहां मौजूद हूं और मंच लगा है जंतर मंतर पर, और ये सारे नेतागण भाषण दे रहे हैं और एक समुदाय विशेष को गाली, मैं कह रहा हूं गाली खुले शब्द से दे रहे हैं। यहाँ तो उन पर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं, उसके खिलाफ कंप्लेन करने वालों को भी डरा धमका कर किनारे कर दिया गया। आपने जिस हनीमून और हनुमान की बात की है वो फैक्ट चेक किया गया था, क्या वाकई वो हनीमून के नाम से था होटल या नहीं था? असल मुद्दा तो ये है ना। और अगर था तो उसको हनुमान क्यों किया? और हनुमान किया, आप उस तस्वीर को देख रहे हैं, उसमें लड़के लड़की की तस्वीर बोर्ड में अब तक नजर आ रही। अगर नाम हनुमान है तो उसमें भगवान हनुमान जी का भी तो चित्र होगा। कोई हनुमान के नाम से या शंकर भगवान के नाम से या किसी भगवान के नाम से अगर होटल का नाम रखेगा, और अनेकों है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, तो उसमें वो तस्वीर होती है। तो नाम आपने रखा हनुमान जी का और तस्वीर आपने लगा दी लड़की और लड़के की, तो ये तो बात सामने आ गई। और जिस जगह वो होटल है रियल में वो हनीमून होटल था, और उसकी सारी सच्चाई पुलिस को मालूम है। उस सच्चाई को अगर परोस दिया तो इससे किसी की भावनाएं कहां आहत हो रही हैं साहब? बल्कि इससे तो जिनकी भावनाओं के आहत होने की बात कही जा रही है उनको और राहत इससे मिलेगी कि धर्म के नाम पर कोई अगर गलत मतलब उत्पीड़न करना चाहता है, लोगों को खींचना चाहता है, उससे रुकेगा मामला। दूसरा आपने दूसरा जो सवाल दागा, जकिया जाफरी का जो मामला, शीतलवाड़ का मामला, शीतलवाड़ पर आरोप है कि उसने जकिया जाफरी के भावनाओं से खेला और मामले को, गलत तथ्य को इतना लंबा यहां तक लाकर खींच के दिया। मेरा कहना है कि अपने पति की हत्या के न्याय के लिए अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर जकिया जाफरी काट रही है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की हत्या आखिर किसने की और वो अभी कहां है। क्या वो जेल में है? तब तो ठीक है, तब तो तिश्ता शीतलवाड़ भी जेल में रहे। लेकिन अगर हत्यारे घूम रहे हैं और उन हत्यारों को सजा दिलाने और जकिया जाफरी को न्याय दिलाने की कोई कोशिश कर रहा है तो उस पर आप अगर मुकदमा लगाते हैं तो ये एक गंभीर सवाल देश में पैदा होता है।